हेलो एवरीवन। सो गाइज ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। देखते हैं एक न्यूज़ और तोड़ कर देखते हैं सेंटेंसेस को। गाइज देखिए, यह लिखा है कि इंडियंस गो वेस्ट। अब हालांकि यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ सूट भी कर रहा है। कई बार जनरली जो हेडलाइंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम समझते हैं कि काम हो गया। जैसे इसमें लिखा कि इंडियंस गो वेस्ट, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इंडियंस जो है वेस्ट चले गए, और इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि इंडियंस ज़्यादातर वेस्ट चले जाते हैं, ये भी मतलब निकल सकता है। तो कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा का वैसा भी सूट करता है। टेक अप रेजिडेंस, वहाँ पर वो घर ले लेते हैं। बाय इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत वो घर ले लेते हैं। ये इसका मतलब। यहाँ लिखा है कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर मेकिंग अ बी लाइन फॉर सच प्रोग्राम्स। देखिए, जिनकी इनकम ज़्यादा है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेकिंग अ बी लाइन। ये एक मुहावरा होता है। मेक अ बी लाइन का मतलब होता है कि तुरंत एक दिशा में भागना। तो सारे के सारे एक ही दिशा में भाग रहे हैं। किस दिशा में भाग रहे हैं? फॉर सच प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि यूएस में, पोर्तुगाल में, ऑस्ट्रेलिया में, माल्टा में या ग्रीस में है। तो सारे लोग एक दिशा में भाग रहे हैं। किस तलाश में भाग रहे हैं? तो इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हेल्थ अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा। यानी कि सब जो जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा, हाई नेटवर्थ जो है, वो इंडिया से कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इस पर ये न्यूज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। देखिए, सेंटेंस को तोड़ना सीखिए। यहाँ लिखा है कि पंकज शर्मा, अब यहाँ कॉमा पे ध्यान दीजिए, कॉमा 50 है। मूव्ड टू कनाडा इन 2019, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है गाइस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? पंकज शर्मा। ये हमारा वर्ब है, वो चला गया, मूव कर गया। कहाँ मूव किया? कनाडा चला गया। कब गया? तो इन 2019, ये टाइम है। ये जो कॉमा आप देख रहे हैं ना गाइस, इसे हम कहते हैं एपोजिशन। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। आप न्यूज़पेपर कब भी पढ़े, आपको एपोजिशन आना चाहिए। एपोजिशन होता क्या है ये? अगर मैं कहता हूं कि रमेश इज माई फ्रेंड, ये मेरा एक सेंटेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग में रमेश मेरा दोस्त है। अब अगर मुझे रमेश के बारे में कुछ भी कहना है तो मैं यहाँ एक कॉमा लगा सकता हूँ। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि रमेश एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो मैं बोल सकता हूँ रमेश अ ग्रेट क्रिकेटर, अ ग्रेट क्रिकेटर, और फिर यहाँ एक कॉमा लगाइए, इज माई फ्रेंड। तो इससे ये पता चला कि रमेश की एक क्वालिटी मैंने दो कॉमास के बीच में लगा दी। तो ये लगाने को एपोजिशन कहते हैं। ये एपोजिशन है आपका। यहाँ पर क्या आता है? कोई नाउन या नाउन फ्रेज आ सकता है। एक स्टाइल होता है अंग्रेजी बोलने का या लिखने का। ठीक है, तो ये हो गया। अगर उम्र बतानी है तो उम्र भी बता दीजिए। रमेश लिखा, यहाँ कॉमा लगाया, मान लो 50 साल का है, 50 लिखा, फिर एक कॉमा लगा दिया, इज माई फ्रेंड। तो इससे पता चल गया कि रमेश जो कि 50 साल का है, मेरा दोस्त है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर एडजेक्टिव क्लॉज का सहारा लेना होगा। कैसे? रमेश पूरा बोलना होगा, रमेश हु इज, ऐसे बोलना होगा ना, हु इज 50 ईयर ओल्ड, ऐसे करके लंबा खींचना पड़ेगा। एनीवेज, तो ये हो गया। चलिए, अब है कि ही फॉलोड हिज वाइफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि ही फॉलोड हिज वाइफ का मतलब कि अपनी वाइफ, पहले उसकी वाइफ गई होगी, वो भी गया पीछे पीछे, फॉलोड हिज वाइफ। अब यहाँ देखिए, वाइफ के बाद कॉमा, यहाँ लिखा है पूजा टंडन और फिर कॉमा। आप समझ गए? एपोजिशन। वाइफ के बारे में बता रहे हैं। कौन है वाइफ? पूजा टंडन है। फिर है, कौन है वो? एन IT प्रोफेशनल, वो एक IT प्रोफेशनल। फिर लिखा है कि हु वॉज ऑफर्ड अ रोल देयर। ये जो आप हु देख रहे हो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस, और इससे जो सेंटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको ये फ्रेजेस और क्लॉजेस आने ही आने चाहिए। तो देख लीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर मैं कहता हूं कि पूजा, अब यहां मैंने लिखा कि पूजा, और मैंने एक एपोजिशन लगाया कि पूजा NIT प्रोफेशनल, ये एपोजिशन भी लगा दिया, और यहां लिख दिया कि हु वॉज ऑफर्ड अ जॉब देयर, वेंट टू कैनेडा इन 2019। ओके, चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम बात कर रहे पूजा की कि पूजा जो है वेंट टू कैनेडा, पूजा गई कैनेडा। ठीक है, ये देख लीजिए, वेंट टू कैनेडा, ये हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर NIT प्रोफेशनल, ये मैंने एपोजिशन लगा दिया कि चलो भाई, पूजा कौन है?
एक IT प्रोफेशनल लड़की है, हो गया। ऊपर से मैंने यहाँ पर हु भी लगा दिया, तो ये हु भी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पूजा के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि हु वॉज ऑफर्ड अ जॉब देयर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, हु के साथ है। ये जो इतना सा जो आप जुमला देख रहे हो ना दोस्तों, ये इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये हु वॉज ऑफर्ड अ जॉब देयर, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बता रहा है पूजा के बारे में। आप चाहे तो इसको रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलिए, इसलिए यहाँ पर ही हु लगा हुआ था, हु वॉज ऑफर्ड अ रोल। रोल का मतलब पोजीशन, एक रोल मतलब एक पोजीशन दिया गया। अब देखिए, इन 2022 दे अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि 2022 में उन्होंने अप्लाई किया। किस चीज़ के लिए अप्लाई किया, फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, कि भाई उनका एक परमानेंट घर हो जाए। फिर है कि दैट विल मेक देम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आफ्टर 5 years। अब उन्होंने जब अप्लाई किया तो वो अप्लाई करना, ये दैट का मतलब है, यहाँ पर दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने अप्लाई किया, तो ये जो उनका अप्लाई करना है विल मेक देम एलिजिबल, वो उनको एलिजिबल बना देगा फॉर सिटीजनशिप आफ्टर 5 years। यानी कि अगर उनको घर मिल जाता है, घर मिलने के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले उनको अपना घर लेना पड़ेगा और बाद में वो 5 साल लगेंगे और वो सिटीजन बन जाएंगे। ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन होंगे उनको फुलफिल करने के बाद। यहाँ आप देख रहे हैं ऑन के बाद यहाँ फुलफिलिंग क्यों आ गया, हमेशा याद रखिएगा। इस ग्रामर की कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे आपने ऑन लगाया या कोई भी प्रेपोजिशन लगाया, मैं लिख देता हूँ कि प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब दिखाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा ING, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं ऑन, तो ऑन प्रेपोजिशन है, तो फिर अगर आपको फुलफिल बोलना है, फुलफिल, तो आपको बोलना होगा ऑन फुलफिलिंग, समझ रहे, ऐसे बोलना होगा, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ऑफ, और ऑफ के बाद अगर मुझे ईट बोलना है तो मैं ऑफ ईट नहीं बोल पाऊंगा, मुझे क्या बोलना होगा, ऑफ ईटिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमें वर्ब में ING चाहिए। ओके, जैसे मैंने कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, क्लियर है। आगे बढ़ते हुए चलिए, अब है कि द प्राइमरी रीजन टू मूव वॉज प्रोफेशनल। अब यहाँ पर देखिए, है तो स्टेट ऑफ बीइंग, बट यहाँ पर इस सेंटेंस को समझिए, सब्जेक्ट कहाँ पर है, वॉज हमारा वर्ब है, तो ये द से लेकर ये द प्राइमरी रीजन टू मूव तक ये हमारा सब्जेक्ट है। तो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्ट को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज कहते हैं, सब्जेक्ट हमारे बड़े होते हैं, आराम से समझिए। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ, मैं बोलूँ कि भाई राम वेंट टू मार्केट, राम मार्केट चला गया, यह सब्जेक्ट कौन है, ये राम सब्जेक्ट है आपका, यू नो, एक छोटा सा एक नाम है। अगर मैं यहीं पर कहता हूँ कि राम along with his friend went to market, अब यहाँ पर देख लीजिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अब हमने बोला भाई राम और अपने दोस्त के साथ वो मार्केट चला गया, तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारा बड़ा हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय स्टैंडिंग नियर द बस wants to talk to me, अब ये wants हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। अब देखिए कितना बड़ा है, अ बॉय स्टैंडिंग नियर द बस, ये नाउन फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, ये नाउन फ्रेज है गाइस। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं वो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। क्लॉज के अंदर आपको पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब दिखाई देता है, जबकि जो आपका फ्रेज होता है वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसके अंदर अधिक से अधिक क्या होगा, एक आपका हेड होगा, हेड का मतलब कि एक आपका जो मेन नाउन होगा वो होगा, और इसके बगल में इधर आपका जो है उसका हो सके तो पोस्ट मॉडिफायर होगा, पोस्ट मॉडिफायर, यानी कुछ यहाँ चीज़ें लगी होंगी, और हो सके तो इसके पहले कुछ चीज़ें लगी होंगी जिसको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं, प्री मॉडिफायर कहते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे लगी होंगी। तो यहाँ और बीच में वो जो मेन है वो बीच में होगा, इस तरीके से वो बन जाता है, समझ रहे हैं। कोई नहीं, आगे ये सब डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, बस फिलहाल समझा रहा हूँ। तो द प्राइमरी रीजन टू मूव वॉज प्रोफेशनल। ओके जी, चलिए, यानी कि जो मेन रीजन था वहाँ कनाडा जाने को प्रोफेशनल था, क्योंकि वो IT से थी। बट आफ्टर कमिंग हेयर, यहाँ आने के बाद
वी रियलाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट, हमने ऐसा महसूस किया, रियलाइज किया दैट आवर डॉटर वाज एट अ स्टेज इन हर लाइफ, है स्टेट ऑफ बीइंग है, आवर डॉटर वाज, हमारी डॉटर वाज एट अ स्टेज, वो इस अवस्था में थी इन हर लाइफ, अपने लाइफ में, दैट वी कुड नॉट चेंज हर एजुकेशन सिस्टम टू ऑफन, कि हम उसके एजुकेशन सिस्टम को बार बार चेंज नहीं कर सकते थे। इस अवस्था पहुंच गई थी कि कभी इंडिया चले जाओ, कभी कनाडा चले जाओ, नहीं कर सकते थे। सो इसलिए वी अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, हमने अप्लाई किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है, हमने अप्लाई किया परमानेंट रेजिडेंसी, की परमानेंट रहने को मिल जाए, घर मिल जाए, हम परमानेंट यहाँ के हो जाए, एंड गॉट इट, हमें मिल भी गया। ऐसा मिस्टर शर्मा सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ही सेड, उन्होंने कहा कि हिज डॉटर, अब देख लीजिए, हिज डॉटर, अब यहां पर फिर हु आ गया, हु ऑफन फेल सिक इन दिल्ली ड्यू टू एयर पोल्यूशन, यहां पर कॉमा है, तो ये हु से लेकर के पोल्यूशन तक जो आप देख रहे हैं सेंटेंस गाइस, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ये उस डॉटर के बारे में बता रहा है। कौन सी डॉटर? अरे वही डॉटर जो ऑफन फेल सिक, हमेशा बीमार पड़ जाती थी, इन दिल्ली, दिल्ली में, ड्यू टू एयर पोल्यूशन, किस कारण? एयर पोल्यूशन के कारण। अच्छा, यहां पर देखिए कि हु ऑफन फेल सिक, मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, देखिए जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट को कहा जाता है कि वन टाइम एक्शन। वन टाइम एक्शन का मतलब है कि एक बार कुछ हुआ, कोई बीमार पड़ गया, मैंने कहा यार शी फेल सिक, वो बीमार पड़ गई तो पड़ गई, वन टाइम एक्शन है। ओके, उसने यार मेरी इंसल्ट की तो की, वन टाइम एक्शन हो गया, ही या शी, मान लो, चलो शी इंसल्टेड मी। लेकिन कई बार इसमें रिपीटेड एक्शन भी होता है, रिपीटेड एक्शन, यानी कि कुछ रूटीन टाइप एक्शन भी आप बोल सकते हो। एक मिनट, रिपीटेड एक्शन, जैसे वो अक्सर बीमार पड़ जाती थी, तो क्या वन टाइम है? अक्सर पड़ जाती थी मतलब होता रहता था, पास्ट इंडेफिनिट में हम ये कह सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हमने क्या बोला कि शी ऑफन फेल इल, समझ रहे? छोटी छोटी मगर मोटी बात। चलिए, हैज नॉट, अच्छा अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हिज डॉटर, तो डॉटर के बारे में हमने यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया कि हु ऑफन फेल सिक इन दिल्ली, दिल्ली में अक्सर बीमार पड़ जाती थी एयर पोल्यूशन के कारण। हैज नॉट, अब ये हैज किसके लिए है? ये हैज इस डॉटर के लिए, यानी कि डॉटर सब्जेक्ट यहां है। अच्छा, सब्जेक्ट का वर्ब यहां पर है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और बीच में क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो सब्जेक्ट और इधर वर्ब है और बीच में खेल खेलते हैं लोग, समझ रहे हैं? ये जादू है गाइस अंग्रेजी का। तो हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन का अब तक कंप्लेन नहीं किया, सिंस दे मूव टू कनाडा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर सिंस का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, देख लीजिए आप। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस आइला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, देखिए अगर मैं ऐसे बोलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए आ रही कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि अखबार पढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है। गाइस, मैं अखबार न्यूज़ सुनाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी सिखाने के लिए पढ़ाता हूँ, यानी कि सेंटेंस को तोड़ना सिखाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट एक तो ये होता है कि यार मैंने बोला कि यार मैंने आपका लेटर रिसीव नहीं किया, इस तरीके से, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर येट, ये सब तो हम बोल सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का एक और इस्तेमाल होता है कि हम यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम ये सब दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यार मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे ये डायलॉग बोलना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, अगर ध्यान से देखा जाए, अंग्रेजों की तरह सोचे, ये चुका चुकी ना सोचे, यहाँ पर आप है, यहाँ पर आप है, और अभी मान लीजिए कि शाम का समय है और आप अभी भूखे हैं, हंग्री हैं। हंग्री है मतलब आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, आप हंग्री हैं, ठीक है। अब आपने जब सुबह हुई थी, मॉर्निंग में जब सारे लोग खा रहे थे, इस वक्त भी आपने नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं खाया, और अब तक आपने कुछ नहीं खाया, भूखे हो। यानी कि आप भूखे तो उसी समय सुबह से उठते भूखे हो, तो सुबह से आपने अब तक कुछ नहीं खाया है। तो अगर आप ये एक्शन में बोलेंगे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप कैसे बोलेंगे कि आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग।
और अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग में बोलोगे कि भाई मैं सुबह से भूखा हूं, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे, आई हैव। ठीक है, अब बी मतलब होना, अब बी का थर्ड फॉर्म बीन कर दीजिए कि आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। कहीं पर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बॉस, मैं इसको कलर चेंज कर दूं क्या, बैठा लीजिए कि सिंस फॉर जो टाइम वाला है, जो पास्ट से लेकर अब तक होता रहा, वो फॉर के और भी इस्तेमाल होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सिंस फॉर है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है फॉर का यूज परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, जैसा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होता है। समझ गए जी? ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आजकल सिंस की जगह फ्रॉम भी आने लगा, कभी डिस्कस करेंगे। आई तो हो गया ये। इन 2022 ओवर 2.25 लाख इंडियंस रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप, पास्ट इंडेफिनिट। 2022 में क्या हुआ कि ओवर का मतलब, यहां देखिए ओवर का मतलब है कि इससे ज्यादा, तो 2,25,000 ऐसे शायद है, 2.25 लाख इंडियन जो थे, ऐसा ना, 2.25 लाख मतलब 2,25,000 जो इंडियन से रिनाउंस्ड मतलब छोड़ दिया इंडियन सिटीजनशिप, नागरिकता छोड़ दी। अब यहां कॉमा करके लिखा है कि द हाईएस्ट सिंस 2011, ये आपका अपोजिशन है, ये कह रहा है कि बहुत बड़ा है, 2011 से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से जो डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ज्यादा है, 2011 से 2022 में ज्यादा ऐसा केस हुआ है। आगे देखिए, द डेटा रिफ्लेक्ट, ये डेटा दिखाता है। अच्छा, डेटा के बाद रिफ्लेक्ट लिखा है, अब ध्यान दीजिए रिफ्लेक्ट्स क्यों नहीं लिखा है, सोचिए सोचिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, देख लीजिए आपकी आंखों के सामने डेटा रिफ्लेक्ट लिखा है। ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए होता क्या है कि डेटा को ना प्लूरल माना जाता है, प्लूरल यानी कि आप कभी लाइफ में ऐसा बोलोगे ना कि जैसे कि माई डेटा इज लॉस्ट, या आप बोलते हो कि माई डेटा हैज़ लॉस्ट, जो भी आप बोलो, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि आप हैज़ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डेटा तो प्लूरल है। अब ये प्लूरल है बॉस, तो आप मतलब सिंगुलर वाला आइटम नहीं लगा सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता होगा, आपने जिंदगी भर डेटा बोला है, डेटा इज, तो ये सब, माई डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ऐसे ही बोला होगा ना। एक्चुअली होता है डेटम, डेटम है सिंगुलर, आपने कभी बोला होगा डेटम, और उसका प्लूरल है डेटा, ये है प्लूरल। अब बताओ कि ऐसा कौन सा बंदा है जो कभी ऐसा बोलेगा, आइला मेरा डेटम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कोई नहीं बोले तो जी डेटम, डेटा। एनीवेज, तो ये एक कहने वाली बात है। तो डेटा रिफ्लेक्ट करता है, तो डेटा रिफ्लेक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट्स होगा, तो चूंकि प्लूरल है तो डेटा रिफ्लेक्ट होगा। और अगर डेटम हो, डेटम, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स होगा। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। तो डेटा रिफ्लेक्ट करता है मतलब दिखाता है कि हाउ इंडियंस, कैसे इंडियंस, खासकर स्पेशली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIS यानी कि जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, आर मूविंग वेस्टवर्ड, वो वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। क्यों भाग रहे हैं, क्या चाहिए उनको, बेटर अपॉर्चुनिटी, मौका चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अमंग अदर फैक्टर्स, और इन सब फैक्टर्स में के अंदर ये सब चाहिए उनको, बाकी चीजें और चाहिए बट ये सब मेन है। खत्म करते गाइस। HNI आर दोज, ये हाई सैलरी वाले वे लोग हैं, हु हैव वेल्थ, देखिए हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जिनका जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो धन है, ऑफ ओवर $1 मिलियन से ज्यादा है, या 8.2 करोड़ से ज्यादा है, ये लोग आते हैं HNI में। अकॉर्डिंग टू द हेनली ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार देयर वर 3.47 लाख HNIS, मतलब कि 3.47 लाख का मतलब मैं यही समझू ना, 3,47,000। आप जो सब अब बताना कि आई एम ओके और नॉट, इस 3,47,000 ऐसे होगा ना, 3 लाख हिंदी में क्या बोलेंगे, 3,47,000, कोई बात नहीं, इंग्लिश में करते हैं। देयर वर 3.4 लाख HNI इन इंडिया इन दिसंबर 2021। ओके, दिसंबर में इतने थे हाई सैलरी वाले,
ऑफ दीज, इनमें से 1.49 लाख HNI वर फाउंड इन जस्ट 9 सिटीज। और इनमें से जो 1.4 थे यानी कि 1.5 लाख के करीब जो थे ये पाए गए सिर्फ 9 सिटी में, मुंबई में, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, अहमदाबाद। यहाँ पर एकदम हाई कमाने वाले ये लोग पाए गए। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से ये लोग कहते हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि देयर हैज़ बीन अ सर्ज। अब देयर हैज़ बीन अ सर्ज, सर्ज का मतलब है एकदम चढ़ाव, एकदम ऊपर, मतलब एक बहुत बड़ा एक चढ़ाव रहा है इन रिक्वेस्ट फॉर रेजिडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये रिक्वेस्ट करते हैं रेजिडेंस के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक सर्ज रहा है, स्पेशली कहाँ पे, यूएस में रहा है। EB-5 वीज़ा हो गया, यूएस का EB-5 वीज़ा, पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा, ये कोई प्रोग्राम है इनके जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनको घर मिल जाता है, रेजिडेंसी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलियन ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा हो गया, माल्टा परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम हो गया, ऐसे प्रोग्राम्स हैं। एंड ग्रीस रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो गए। तो ये सब करके इतने सारे जो लोग हैं हाई कमाने वाले सब चले जाते हैं। ठीक है जी, तो यही गाइस, आई होप कि आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड।